हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट 3 से आइडिया जनरेशन के टॉपिक पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आइडिया जनरेशन इज, तो आइडिया जनरेशन क्या होता है? तो ऑप्शन है द प्रोसीजर इन विच ए कस्टमर टेक्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट दे लाइक, या ऑप्शन बी द प्रोसीजर ए कंपनी टेक्स इन ऑर्डर टू फिगर व्हाट वर्क्स फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, या ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू कस्टमर, या फिर ऑप्शन डी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ओल्ड वेज टू डू थिंग्स। तो आइडिया जनरेशन नॉर्मली क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि आइडिया जनरेशन हम करते हैं कि जब हमारे पास सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कोई टास्क होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? आइडिया जनरेशन करते हैं। तो आपको दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। द प्रोसीजर ए कंपनी टेक्स इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये आइडिया जनरेशन का मतलब होता है। तो इसी तरीके से और भी आइडिया जनरेशन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, स्पेसिफिक टास्क की जगह पे पर्पज की बात पर्पज रख देंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको आइडिया जनरेशन के आ सकते हैं। फिर आइडिया जनरेटेड में भी, तो द आइडिया जनरेटेड में भी जो आइडिया जनरेट होता है वो हो सकता है। ऑप्शन ए टेंजिबल हो सकता है, ऑप्शन बी इनटेंजिबल हो सकता है, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है, या फिर डी नन ऑफ द अबव यानी कि ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं हो सकता। तो आइडिया जनरेट जो होता है वो कैसा होता है? टेंजिबल होता है या इनटेंजिबल होता है, फिर दोनों होता है, फिर कोई नहीं होता? तो करेक्ट ऑप्शन इज दोनों होता है, बोथ ए एंड बी। यानी कि आइडिया जो जनरेट होता है वो टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है और वो इनटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया। तो आइडिया जनरेशन के दो सोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विच वन इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ जनरेशन आइडिया को जनरेट करने का इंटरनल सोर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है कस्टमर, ऑप्शन बी है चैनल मेंबर, ऑप्शन सी है कंपटीटर और ऑप्शन डी है एम्प्लॉय। तो अब ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। तो कस्टमर एक्सटर्नल, चैनल मेंबर एक्सटर्नल, कंपटीटर एक्सटर्नल, तो डी क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इंटरनल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ही एक इंटरनल सोर्स है जो कि जनरेशन ऑफ आइडिया में हेल्प लिया जा सकता है इन चार ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया। अब नीचे देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है आइडिया जनरेशन के लिए। ऑप्शन ए कस्टमर सर्विस, ऑप्शन सी कंप्लेंट सिस्टम, ऑप्शन सी सप्लायर, या फिर ऑप्शन डी सेल्स फोर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स कौन सा हो सकता है? सप्लायर्स। ऑब्वियसली सप्लायर्स जो है एक्सटर्नल, बाकी तीनों आप देखेंगे तो वो इंटरनल ही है कहीं ना कहीं से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा न्यू आइडिया जनरेशन का मेथड है। ऑप्शन ए है फोकस ग्रुप, ऑप्शन बी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन जो है जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, मेथड हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही होगा, ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन के थ्रू जो है, तीनों ही मेथड के थ्रू न्यू आइडिया जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मेथड आर कीपिंग क्रिटिसिज्म अवे, फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडिया, हाई क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडिया। तो आपको बताना है कि किस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस मेथड का। तो ऑप्शन ए है फोकस ग्रुप, ऑप्शन बी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स है? फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडिया, हाई क्वांटिटी ऑफ आइडिया, कॉम्बिनेशन, इम्प्रूवमेंट आइडिया होता है जिसमें। तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडिया एंड सॉल्यूशन बाय फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम। तो नीचे के दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि न्यू आइडिया ऑब्टेन करते हैं और सॉल्यूशन जो है ऑब्टेन करते हैं प्रॉब्लम को फोकस करके। तो ऑप्शन ए फोकस ग्रुप, ऑप्शन बी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन सी प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट एक ऑप्शन जो है वो तो रहेगा, बाकी बाकी के ऑप्शन हो सकते हैं वो चेंज हो जाएं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। प्रॉब्लम पे फोकस करके हम जो है न्यू आइडिया, न्यू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। फिर है क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडिया द कंज्यूमर्स आर प्रोवाइडेड विथ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड देन asked to have discussion over it and it ultimately result in an entirely new product idea। तो आपको नीचे में से बताना कि किस में होता है जहाँ पे न्यू आइडिया जनरेट करने की बजाय कंज्यूमर जो है वो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दिया जाता है उनको, फिर उनको कहा जाता है कि उस पर डिस्कस करें और फिर एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया की तरफ वो बढ़ें। तो ऑप्शन ए है फोकस ग्रुप, ऑप्शन बी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन सी प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। यहाँ पे भी क्या होता है कि प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है, उनको एक लिस्ट दे दी जाती है और उस पर जो है डिस्कशन करने के लिए कहता है जिससे कि वो नया आइडिया फाइंड आउट कर सकें। फिर है आइडिया जनरेशन थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्सपीरियंस इज। अब यहाँ पे देखिए आइडिया जनरेशन थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट करके आइडिया जनरेशन करने को क्या कहते हैं? फोकस ग्रुप, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन
ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ग्रुप में बैठाकर आप लोगों को आपस में बातचीत किया जाता है, डिस्कशन करने को कहा जाता है, जिससे कि आप लोग नया आइडिया जनरेट किया जाता है। फिर है ए वेल नॉन काइंड ऑफ चेकलिस्ट डेवलप्ड बाय बॉब एवेरी दैट असिस्ट द पर्सन इन कमिंग अप विथ आइडिया आइदर फॉर मॉडिफिकेशन दैट कैन बी मेड ऑन एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो कि वेल नॉन मेथड है, चेकलिस्ट डेवलप किया गया था बॉब एवेरी द्वारा उसके लिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, सिनेटिक्स या फिर डी स्कैम्पर। तो बॉब एवेरी ने ये डेवलप किया था जो कि एक टाइप का चेकलिस्ट था, जिसमें कि जो कि हेल्प करता था पर्सन इन कमिंग विथ आइडिया आइदर फॉर मॉडिफिकेशन दैट कैन बी मेड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, यानी कि वो नए प्रोडक्ट बनाने में या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने में वो हेल्प करता था। तो बॉब एबेरी ने वो चेकलिस्ट दिया था, तो उसका क्या नाम है? तो नीचे ऑप्शन है, तो अगर इसको पढ़ा है तो आप इसलिए बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज डी स्कैम्पर। स्कैम्पर SCAMPR इसका फुल फॉर्म भी होता है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो स्कैम्पर ही वो चेकलिस्ट है जो कि डेवलप किया गया था बॉब इबेरी द्वारा। नेक्स्ट है ए ग्राफिकल टेक्निक फॉर इमेजिनिंग कनेक्शन बिटवीन वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया। तो आपको बताना है कि एक कौन सा मेथड है। एक ग्राफिकल टेक्निक होता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक ग्राफिकल टेक्निक होता है जो कि कनेक्शन फाइंड आउट करता है वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडिया में। ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, सिनेटिक्स या फिर स्कैम्पर। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप यहाँ से ऑप्शन में क्वेश्चन में देख सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया ग्राफिकल टेक्निक होता है, जिसमें कि कनेक्शन सर्च किया जाता है वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आइडिया में। तो आप इसलिए आंसर बता सकते हैं ऑप्शन बी, माइंड मैपिंग। मैपिंग, मैप यानी ग्राफिकल। तो आप यहाँ से भी इसको गेस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द टेक्निक ऑफ माइंड मैपिंग डिस्कस्ड इन हिज बुक यूज योर हेड इन 1972, यानी 1972 में बुक आई थी यूज योर हेड। इसमें माइंड मैपिंग टेक्निक के बारे में बताया गया था। तो इस बुक को किसने लिखा था, किसने माइंड मैपिंग को डेवलप किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है टोनी बुजान, ऑप्शन बी है बॉब इवेरी, ऑप्शन सी है आर्थर डी लिटिल एंड ऑप्शन डी है विलियम जे गॉर्डन। तो अभी आपने ध्यान दिया हो तो पीछे ही बॉब इवेरी ने इस कैंप पर डेवलप किया था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एक ऑप्शन हट गया, तो अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। तब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसलिए इसको आंसर फाइंड आउट करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, टोनी बुजान। तो टोनी बुजान ने जो है ये माइंड मैपिंग टेक्निक जो है डेवलप की थी, उनके बुक यूज योर हेड 1972 में आई थी। तो जो स्कैम्पर है वो बॉबी बेरी द्वारा, टोनी बुजान ने माइंड मैपिंग दे दिया। फिर है माइंड मैपिंग इज यूटिलाइज्ड इन। तो माइंड मैपिंग किस में यूटिलाइज किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के तीनों में ही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि माइंड मैपिंग ऑब्वियसली ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी यूज़ करते हैं। फिर एक क्वेश्चन, ए क्रिएटिव आइडिया जनरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट अराउजेस थ्रो थॉट प्रोसेस दैट द सब्जेक्ट में नॉट बी अवेयर ऑफ। यानी कि एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया जनरेशन है या ऐसा टेक्निक है जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसमें कि थॉट प्रोसेस आता है जब जिसके ऐसे सब्जेक्ट को दिखाने पे जिसके बारे में वो अवेयर नहीं होता है। यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट दिखाया गया और उसके बारे में आप अवेयर नहीं थे, उसके बाद जो थॉट प्रोसेस आता है उससे जो आइडिया या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, सिनेटिक्स या फिर स्कैम्पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिनेटिक्स। सिनेटिक्स में क्या होता है कि ये एक तरीके का क्रिएटिव आइडिया जनरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो कि थॉट प्रोसेस अराउज होता है जब ऐसा सब्जेक्ट दिखाया जाता है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं। फिर है द क्रेडिट फॉर कमिंग अप विद द टेक्निक ऑफ सिनेटिक्स गोज टू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिनेटिक्स जो है टेक्निक किसने दिया था, ये क्रेडिट किसको जाता है? तो ऑथर डे लिटिल, ऑप्शन ए विलियम जे गॉर्डन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जॉर्ज एम प्रिंस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही जो आर्थर डी लिटिल है, विलियम जे गॉर्डन और जॉर्ज एम प्रिंस है, इन तीनों के नाम पे ही क्रेडिट जाता है सिनेटिक्स का। फिर है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जे गॉर्डन की एजम्पशन आर एसोसिएटेड विद सिनेटिक्स रिसर्च। ऊपर वाले क्वेश्चन में 15 बता दें कि ऑथर डी लिटिल मेन है, उसके बाद फिर कुछ इंप्रूवमेंट किया गया था विलियम जे गॉर्डन और जॉर्ज एम्प्रेंस द्वारा सिनेटिक्स में, इसलिए तीनों को ही क्रेडिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू जे गॉर्डन की अजम्पशंस आर एसोसिएटेड विद सिनेटिक्स रिसर्च। तो आपको बताना है कि जे गॉर्डन के अकॉर्डिंग की अजम्पशंस जो एसोसिएट किए गए हैं सिनेटिक्स रिसर्च में वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्क्राइब एंड टीच द क्रिएटिव प्रोसेस। ऑप्शन बी, इन्वेंशन प्रोसेस इन साइंस एंड द आर्ट आर एनालॉगस एंड ट्रिगर्ड बाय द वेरी सेम फिजिक प्रोसेस, साइकिक प्रोसेस। एंड सी है, ग्रुप एंड इंडिविजुअल क्रिएटिविटी आर एनालॉगस। या फिर डी, ऑल ऑफ द, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। तो जो की एजम्पशंस थे जे गॉर्डन द्वारा सिनेटिक्स में कौन से? तो जो की एजम्पशंस थे जे गॉर्डन द्वारा सिनेटिक्स रिसर्च में कौन से थे? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही जो अजम्पशन नीचे दिए गए हैं वो तीनों ही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 17, इन विच मेथड पिक्चर कोड्स फ्रॉम द यूजर एंड अदर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन आर फिक्स्ड ऑन कॉर्क बोर्ड और एनी comparable surface to stand for a scenario and to assist with comprehending the relationship between various ideas। तो आपको बताना है कि कौन से मेथड में पिक्चर कोड्स फ्रॉम द यूजर एंड अदर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉर्क बोर्ड पे या फिर कंपेरेबल सरफेस पे फिक्स किए जाते हैं। उसके बाद आइडिया रिलेशन के बीच में फिक्स करके जो है आइडिया जनरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन है एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ऑप्शन बी है विजुअलाइजेशन, ऑप्शन सी है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड ऑप्शन डी है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है? डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट कोड्स हो गए या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या करते हैं कॉर्क बोर्ड या फिर कोई कंपेरेबल सरफेस होता है उसमें फिक्स कर देते हैं। उसके बाद उनके बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू और उसी से आइडिया जनरेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंस्टीड ऑफ आस्किंग द पार्टिसिपेंट टू शाउट आउट आइडियाज दे आर टोल्ड टू पेन डाउन देयर आइडियाज पर्टेनिंग टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्वेश्चन ऑन सीट ऑफ पेपर फॉर ए स्मॉलर नंबर ऑफ मिनट। आफ्टर दैट ईच पार्टिसिपेंट कैन पास देयर आइडिया ओवर टू समवन एल्स। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा मेथड आपको बताना है जिसमें कि पार्टिसिपेंट को अपने आइडियाज़ चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं, तो बल्कि उनको अपने कॉपी पे पेन पे जो है उनको अपने आइडियाज़ को लिखना होता है। उसके बाद उस आइडिया को, उस प्रॉब्लम को या फिर जो भी उनके थॉट्स होते हैं उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ एडिशन करके फिर उसको एक्सचेंज किया जाता है। इसी तरीके से उसको 15-20 मिनट तक करते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन, ऑप्शन सी है ब्रेन राइटिंग या फिर ऑप्शन डी है रिवर्स थिंकिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नाम से भी क्लियर होगा, ब्रेन राइटिंग। तो यानी कि हम जब अपने थॉट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को एक शीट्स ऑफ पेपर पे लिखते हैं तो उसको हम ब्रेन राइटिंग कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ब्रेन राइटिंग। How can I double my fan base? Can change into how do I make sure I have no fans at all? Is a, तो आपको नीचे बताना है, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हाउ कैन आई डबल माई फैन बेस। ये सोचने की बजाय इसको हम चेंज करके क्या करते हैं, हाउ डू आई मेक श्योर आई हैव नो फैंस एट ऑल। ये किस टाइप की थिंकिंग है या किस टाइप की क्रिएटिविटी है? तो ऑप्शन है एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ऑप्शन बी है विजुअलाइजेशन, ऑप्शन सी है ब्रेन राइटिंग या फिर ऑप्शन डी है रिवर्स थिंकिंग। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या, हाउ कैन आई डबल माई फैन बेस, पहले हम अपना फैन बेस कैसे बढ़ा सकते हैं ये पूछा गया। फिर दूसरा ही उसको चेंज करके क्या गया, हाउ डू आई मेक श्योर आई हैव नो फैंस, यानी कि उल्टा कर दिया गया। वहाँ पे फैन बेस बढ़ाने की बात हो, यहाँ पे फैन बेस जीरो करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी रिवर्स थिंकिंग। इसको कहते हैं रिवर्स थिंकिंग। तो रिवर्स थिंकिंग से भी एक टेक्निक है जो कि आइडिया जनरेशन का होता है। फिर है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ऑप्शन है ऑर्थर डी लिटिल, ऑप्शन बी विलियम जे गॉर्डन, ऑप्शन सी जॉर्ज एम प्रिंस एंड ऑप्शन डी एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ये भी एक तरीके का जीके का क्वेश्चन है, अगर आपने याद किया होगा तो भी आप बता पाएंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो कॉन्सेप्ट वो दिया था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन आइडिया इज समवंस। कोई आइडिया है वो किसी का क्या होता है? एक्शन होता है। एन आइडिया इज समवंस एक्शन, एन आइडिया इज समवंस बिहेवियर, एन आइडिया इज समवंस थॉट या फिर एन आइडिया इज समवंस, जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हैं वो कोई नहीं है उनमें से, यानी कि डी नन ऑफ दिस। तो आइडिया क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज आइडिया थॉट होता है। तो एन आइडिया इज समवंस थॉट। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेसिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान डेंस टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऊपर क्या आ सकता है। तो क्या होता है जिसमें कि डिफाइन, जो उसको डिफाइन किया जाता है स्पेशली इवॉल्व वर्क प्लान डेंस टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन ए आइडिया जनरेशन, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी स्ट्रेटजी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेसिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान डेंस टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिजाइन टू प्रोड्यूस न्यूमरस आइडिया इन अ शॉर्ट पीरियड। तो नीचे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो कि डिजाइन किया गया है जिससे कि न्यूमरस आइडिया जो है शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सिनेटिक्स, ऑप्शन डी बी डेल्फी टेक्निक, ऑप्शन सी ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर ऑप्शन डी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ग्रुप में, ऑर्गेनाइज ग्रुप में जो है बैठते हैं लोग और बहुत सारे आइडिया डिस्कस करके, तो ब्रेन स्टॉर्म अचानक से थॉट्स के स्टॉर्म्स आने लगते हैं। क्वेश्चन 24 है मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर एक्सीलेंट सोर्स फॉर न्यू आइडियाज बिकॉज। तो मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो एक्सीलेंट सोर्स है न्यू आइडिया के, क्यों? ऑप्शन दे अर्न ए हैंडसम प्रॉफिट फ्रॉम न्यू बिजनेस, वो न्यू बिजनेस से प्रॉफिट अच्छा अर्न करेंगे। दे आर फैमिलियर विद द नीड ऑफ मार्केट, उनको पता है कि नीड ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट की नीड क्या है। दे डू नॉट बॉदर इफ एंटरप्रेन्योर बियर्स अ लॉस, उनको कोई परवाह नहीं है कि एंटरप्रेन्योर कोई लॉस झेलता है। या फिर दे हैव वेल डेवलप्ड सेल्स फोर्स, या उनके पास एक वेल डेवलप्ड सेल्स फोर्स होता है इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, एक्सटर्नल सोर्स हैं और एक्सीलेंट सोर्स हैं न्यू आइडिया के। तो
क्यों हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिकॉज उनको मार्केट के बारे में अच्छे से पता होता है। तो ऑब्वियस बात है, जिसको नॉलेज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से जनरेशन आइडिया जनरेशन में हेल्प कर सकता है। तो दे आर फैमिलियर विद द नीड ऑफ मार्केट। और फिर लास्ट में जो कि हमने बताया था कि स्कैम्पर एक फुल फॉर्म होता है, एक्रोनिम है इसका। तो स्कैम्पर इज एन एक्रोनिम विद ईच लेटर स्टैंडिंग फॉर एन एक्शन वर्ब इन विच इन टर्न स्टैंड फॉर प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिव आइडिया। तो स्कैम्पर, एस फॉर सब्सटीट्यूट, सी फॉर कंबाइन, ए फॉर अडॉप्ट, M for modify, P for put to another use, E for eliminate and R for reverse। तो इस कैंपर का फुल फॉर्म ये होता है। तो पूछा भी जा सकता है, हो सकता है कि इस कैंपर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिट 3 के आइडिया जनरेशन टॉपिक से इतने MCQ हम आपके पास ले आए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप लोगों को थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।